जय हिंद दोस्तों। वेलकम टू आईएएस विद हरि मोहन। दोस्तों, एक बहुत अच्छी स्कीम जो राजस्थान गवर्नमेंट ने निकाली। हालांकि मेरा ऐसा मानना ये है कि गहलोत सरकार जो हैं, खासकर हेल्थ स्कीम्स के मामले में इनको बहुत ज़्यादा तालियां मिलनी चाहिए, बहुत ज़्यादा तारीफ मिलनी चाहिए कि जिस तरीके से गरीब आदमी की हेल्थ को लेकर ये जितना ज़्यादा कंसर्न है और जिस तरीके से इन्होंने ये स्कीम हेल्थ के ऊपर जो काम किया, ये बहुत काबिल तारीफ़ है। इसका एक बेस्ट एग्जांपल मुझे देखिए, मैं किसी इस मामले में ना तो फेवर में ना अपोज में, वरना आप मेरे कमेंट बॉक्स में नॉर्मली देख सकते हैं कि लोग मुझे अंध भक्त, मोदी भक्त और पता नहीं क्या क्या कहते रहते हैं। लेकिन जो सही है वो सही है, सही की तारीफ तो बनती है। और इस बार गहलोत सरकार की तारीफ ये बनती है कि दो चीज़ों में मैं जेन्युइनली इनका बहुत ज़्यादा सपोर्ट करता हूँ। राजस्थान गवर्नमेंट हेल्थ स्कीम के मामले में, जिसमें इन्होंने गरीब लोगों के लिए जो दवाइयाँ हैं, खासकर जेनरिक दवाइयाँ जो हैं, वो एक आईएएस ऑफिसर थे, उनका नाम मेरे ध्यान से स्किप कर रहा है, उनके मामले में उन्होंने जो स्कीम चलाई और उस चीज़ को जिस तरीके से इम्प्लीमेंट किया राजस्थान में, और थैंक्स टू आवर सेंट्रल गवर्नमेंट, जिस तरीके से उन्होंने इस हेल्थ स्कीम से गवर्नमेंट को आपको दवाइयों की दुकानें पूरा सेंट्रल गवर्नमेंट ने भी हिंदुस्तान के अलग अलग कोनों में खोली। इवन मैंने भी इस चीज़ को एक बार नोटिस करके देखा कि एक डॉक्टर जो मेरी बेटी की तबीयत खराब हुई थी, तो डॉक्टर ने दवाई दी, प्राइवेट मेडिकल स्टोर वाले ने वही दवाई जो थी वो लगभग 1200-1300 रुपए की वो दवाइयाँ दे दी, जो दवाइयाँ प्रिस्क्राइब की गई थी। अब शायद आयुष स्कीम है या कौन सी वो दुकान है, जो कि मतलब मोदी सरकार ने, सेंट्रल गवर्नमेंट ने, कहेंगे मोदी सरकार, ज़्यादा नाम लूँगा तो आप लोगों को लगेगा, सेंट्रल गवर्नमेंट ने कहीं ना कहीं वो स्कीम चला रखी है, वो दवाइयों की दुकान खोल रखी है। वो दवाइयों की दुकान वैसे ही मेरे वो दवाइयाँ कुछ उसमें से मिल नहीं रही थी, तो सोचा सरकारी दुकान से शायद मिल जाएं। तो दिमाग में बात आया, मेरी वाइफ ने उससे कहा कि सर सारी दवाइयों का एक दवाइयाँ दे दीजिए। तो दुकान वाले ने कहा, मैडम जेनरिक दवाइयाँ हमारे यहाँ हैं, जो इनके साल्ट है ना, उस साल्ट वाली दवाइयाँ दे देता हूँ, पॉसिबली काम कर जाए। वी वर शॉक्ड। जो दवाइयों का बिल अप्रॉक्सीमेट 1300 रुपये का मेडिकल स्टोर से था, 196 रुपये की सारी दवाइयाँ मिल गई। और उसमें से भी वो जो मेडिकल स्टोर वाला, जो शायद वो नाम में ध्यान से, औषधि वगैरह समथिंग कुछ दवाई का दुकान का नाम है, उस दुकान के जो चला रहा था, उससे पूछा, कहता भाई साहब आपके जो 2-3 सिरप है ना, ये सिरप बच्चों को वो ताकत के ही हैं, अगर ये हटा दोगे तो दवाइयाँ तो मुश्किल से 50 या 60 रुपए की हैं। शॉकिंग। दिमाग घूम गया। फिर मुझे याद आया, जब मैं किसी टाइम पर स्टूडेंट होता था, यूपीएससी की प्रिपरेशन कर रहा था, मामला शायद 7 या 8 का है। जो मामला 7-8 का है, उसमें मामला ये था, 7-8 या मैक्सिमम 9 का होगा, 2009 का। मेरे पास, मैं रात को एक फ़ोन आया। फ़ोन था मुखर्जी नगर के एक पर्चे बांटने वाले का। जो मुखर्जी नगर का पर्चे बांटने वाला था, उसने फ़ोन करके कहा कि सर जी कुछ पैसे मिलेंगे। मैंने कहा भाई क्या ज़रूरत पड़ गई तुझे इस टाइम पर? कि मेरे सर जी, मेरे पापा को मैं गवर्नमेंट हॉस्पिटल लेके आया हूँ और डॉक्टर ने दवाइयाँ लिख दी, ये सारी दवाइयाँ यहाँ प्राइवेट हॉस्पिटल, सरकार, ये जो सरकारी दफ्तर की डिस्पेंसरी है, इसमें नहीं मिल रही हैं और मुझे बाहर से खरीदनी पड़ रही हैं। 2200 रुपये की दवाइयाँ हैं। मैंने कहा यार, ये लड़का मुश्किल से 200 रुपये दिन के कमाता है, महीने में पूरा टाइम काम नहीं मिलता, 5000 रुपये से महीने के ज़्यादा का इसको काम मिलता नहीं होगा। चलो पूरी ताकत के साथ काम कर रहा है तो 6000 रुपये की, इससे ज़्यादा इसको काम नहीं मिलता होगा। ये 6000 रुपये कमाने वाला लड़का 2200 रुपये की दवाइयाँ कैसे खरीदेगा? लेकिन फिर भी मदद करनी थी। उस टाइम पर ये मोबाइल फ़ोन का जो कैमरे मेरे वाले कुछ चले नहीं थे। मैंने अपने दोस्त के साथ बाइक उठाई और पहुंचा। तो फ़ोन किया अपने एक दोस्त को और बताया कि भाई ये दवाइयाँ हैं, इन दवाइयों की क्या कॉस्ट होनी चाहिए, क्योंकि यहाँ वाला जो केमिस्ट है वो तो 2200 रुपये की दवाइयाँ बता रहा है। बाय चांस की बात है, वो साथ में जो सेंट स्टीफेंस हॉस्पिटल पड़ता है, वहीं पर उस टाइम पर नाइट ड्यूटी में था, उसने बुलाया, वो बाहर आ गया, मैंने उसको पर्ची दिखाई, कहता भाई अस्थमा का अटैक आया है, 20 रुपये का पत्ता है, कहे तो अभी फ्री में ला के दे देता हूँ।
बाकी सब बकवास लिखा हुआ है, अपना कमीशन बना रहा है डॉक्टर। उस डॉक्टर जिसने वो दवाइयाँ लिखी थी, क्या उसने 1% भी इस गरीब लड़के के बारे में सोचा होगा कि सरकारी हॉस्पिटल में कोई अपने बाप को लगभग आधी रात के टाइम पर मरते हुए हालत में या घबराई हुई हालत में लेकर आया है, वो कितने रुपए महीना कमाता होगा, क्या कमाता होगा? और इस 2,000 रुपये को ये डॉक्टर या ये जो लड़का है, ये कितने महीनों में जाकर इसके कर्जे को उतारेगा? 100 रुपये, 200 रुपये महीना या हफ्ते का या कुछ भी देकर। और कितना टाइम ये धूप में खड़ा होगा, मेहनत करेगा, सब चीज़ें। यकीन मानिए, एक बार मन किया कि भाई उस टाइम प्रिपरेशन कर रहे थे, एक बार को तो मन किया उस डॉक्टर को घसीट घसीट के मारूं कि तुझे शर्म नहीं आई? इस गरीब आदमी की मेहनत की कमाई का कमीशन खाने के लिए तेरा मन कैसे गुवारा कर गया? लेकिन अपनी कंपल्शंस होती हैं, और जिस तरीके से इनको मेडिकल जो डॉक्टर्स वगैरह हैं, इनको जिस तरीके का एक प्रोटेक्शन है, वो हम भी जानते थे, लेकिन उस टाइम पर शायद इतना नहीं था। लेकिन फिर भी गुस्सा तो बहुत आया था। ये जब मैंने ये 196 रुपये की दवाइयाँ खरीदी अपनी बेटी के लिए, तो मैं जब ड्राइव कर रहा था तो मुझे 10-12 साल पुराना वो किस्सा याद आया। फिर मैंने इस गवर्नमेंट स्कीम को और ज़्यादा डीपली पढ़ना शुरू किया, तो पता लगा इसके रूट्स इस राजस्थान गवर्नमेंट की RGSS स्कीम के अंदर हैं, जो हेल्थ स्कीम चला रखी है, जिसमें मुख्यमंत्री जी ने, मैं तारीफ भर भर के इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि ये एक गरीब आदमी का मामला है और यहाँ हमें अलग ही लेवल पर दुनिया से इसे जोड़ना है। अब ऑब्वियस सी बात है, मुझे लगता है कि इस स्कीम के ऊपर एक एलेबोरेट डिस्कशन बनता है, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स इसके प्रॉस एंड कॉन्स भी पूछ रहे थे क्लासरूम में, और वो लगातार कि सर इससे फ़ायदा क्या, नुकसान क्या, और डॉक्टर हड़ताल पे गए हुए हैं, डॉक्टरों को क्या है, सब चीज़ें, और हर किसी का अपना अपना एक ओपिनियन है। एक दो बच्चे वो भी हैं जिनके पेरेंट्स डॉक्टर हैं, और वो ये कह रहे हैं कि ये तो सारा सिस्टम बर्बाद कर देगा, तो मैं उसी पे आ रहा हूँ। तो जब दो चीज़ें कनेक्ट हुई तो फिर ऑब्वियस सी बात है, राजस्थान की सरकार का वो जो स्कीम था वो कितना गरीब आदमी के फेवर में गया होगा, वो सोचिए। उसके बाद केंद्र सरकार की चिरंजीवी हेल्थ स्कीम, जिसके अंदर एक इंश्योरेंस आपको पकड़ा दिया गया, और उस इंश्योरेंस में कहा गया कि आप किसी भी हॉस्पिटल में जाके इलाज करवा लीजिए, गवर्नमेंट जो स्कीम चला रही है उस स्कीम के अकॉर्डिंग आपको पेमेंट हो जाएगी। लेकिन मेरा ये मानना है, जो कि अभी डिस्कस भी हुआ, कि कहीं ना कहीं अवेयरनेस की कमी के चलते और प्राइवेट हॉस्पिटल्स के अपने टेंट्रम्स के चलते, कॉन्स्पिरेसीज के चलते, डाटा भले ही आपको बहुत बड़ा बड़ा दिखाई दे रहा हो, लेकिन कहीं ना कहीं ये स्कीम भी, चिरंजीवी के भी अपनी एक लिमिटेशंस हैं, जैसा कि विधानसभा में डिस्कस करते हुए हमारे ये जो राजस्थान के स्वास्थ्य मंत्री थे उन्होंने बताया। लेकिन हर किसी के अपने पॉलिटिकल डायमेंशंस भी होते हैं, मैं उन पे नहीं जा रहा। कमियां थी, एक नई स्कीम आई, नई स्कीम है राजस्थान गवर्नमेंट राइट टू हेल्थ स्कीम ऑफ राजस्थान गवर्नमेंट। तो सबसे पहले शब्द आ गया राइट टू हेल्थ। तो ये है क्या? देखो, आर्टिकल 21 राइट टू लाइफ की बात कर रहा है, इसमें कोई दो राय नहीं। लेकिन जीवन ऐसा भी तो होना चाहिए जिसके अंदर बीमारी ना हो और दूसरी समस्याएं ना हो। अब प्रॉब्लम आज के ज़माने में क्या है, आज का जो दुनिया है, वो पूरी की पूरी दुनिया कैपिटलिज्म के इर्द गिर्द घूम चुकी है, और इस कैपिटलिज्म ने अपना एक नए फॉर्म ऑफ स्टेट को आगे बढ़ाने की कोशिश की है, जिसका नाम है वेलफेयर स्टेट। भाई नॉर्मली अगर देखें तो स्टेट के ऊपर अगर डिस्कशन करें तो या तो कैपिटलिज्म वाला स्टेट था, जो ये कह रहा है मार्केट फोर्सेस वुड डिसाइड एवरीथिंग, मार्केट फोर्सेस ही दुनिया की सब चीज़ों को डिसाइड करेंगी कि क्या सही है क्या गलत है, मार्केट डिसाइड करेगा। स्टेट जो है वो सिर्फ और सिर्फ रेगुलेटर की तरह काम करेगा। हालांकि उसकी जगह कम्युनिस्ट गवर्नमेंट भी थी, वो ये कहती है कि भैया जो स्टेट है
वो डेमोक्रेसी के नाम पे तो काम नहीं करेगा, सिंगल आइडियोलॉजी। तो कम्युनिस्टों का अल्टरनेट इंडिया के अंदर निकला सोशलिस्ट स्टेट, जिसका ऑब्जेक्टिव इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेज था और पब्लिक और प्राइवेट दोनों तरीके के एंटरप्राइजेज यहां पर होते थे। आपको सरकारी कंपनी भी मिलेगी, प्राइवेट कंपनी भी मिलेगी। प्राइवेट कंपनी में रिलायंस पेट्रोलियम है, गवर्नमेंट कंपनी में ओएनजीसी है। प्राइवेट में किसी टाइम पर एमटीएनएल होता था, गवर्नमेंट में एमटीएनएल, बीएसएनएल, और प्राइवेट के अंदर अगर आप देखोगे जियो फाइबर से लेकर सब। तो प्राइवेट और गवर्नमेंट का अपना एक सिस्टम चल रहा था, इसमें कोई दो राय नहीं। लेकिन अब हमारा हिंदुस्तान 1992 के बाद अगर हम देखें तो कहीं ना कहीं इंडिया जो है वो सोशलिस्ट स्टेट से वेलफेयर स्टेट के कंसेप्ट की तरफ बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। अब यहीं से कलेश शुरू हो रहा है कि वेलफेयर स्टेट के अंदर असलियत में वेलफेयर स्टेट का जो ऑब्जेक्टिव है वो वेलफेयर ऑफ पीपल या कॉमन मासेस होना सबसे ज्यादा जरूरी है। इसके अंदर यह है कि जो कैपेबल है वो तो अपनी सर्विसेज अटेन कर ले, परचेज कर ले, और जो कैपेबल नहीं है गवर्नमेंट उसको सपोर्ट करे ताकि वो कैपेबल हो जाए। वेलफेयर स्टेट का बेसिक स्ट्रक्चर ये है, कल्याणकारी राज्य। 1992 से ये पूरा सिस्टम चल रहा है। अब यहीं से समझिए कि असलियत में प्रॉब्लम क्या आ रही है। इस वेलफेयर स्टेट की सबसे बड़ी समस्या यहां ये आ रही है कि असलियत में इसको अपने गोल्स आर नॉट डिफाइंड, गोल्स आर नॉट डिफाइंड टिल नाउ। इनके असलियत में जो गोल्स हैं कि वेलफेयर स्टेट में जो वेलफेयरिज्म है उसके गोल्स क्या हैं। जो कल्याणकारी राज्य है वो कल्याण कौन सा करे, कैसा करे और किसका कल्याण करे। जब ये कल्याणकारी राज्य के ये कंसेप्ट्स आ रही हैं तो जहां तक उभर कर आ रहा है वो 3 चीजें, मेरा अपना मानना है वो 3 चीजें सबसे ज्यादा जरूरी है। 3 सिक्योरिटी सबसे ज्यादा जरूरी है। पहला फूड, दूसरा एजुकेशन और तीसरा हेल्थ। हालांकि इस मामले में बहुत सारे लोग हमें मुझे क्रिटिसाइज करते हैं कि आपका बस चले तो हर चीज को फ्री में बांटते। हालांकि मैंने कुछ दिन पहले केजरीवाल के नाम का वीडियो बनाया था कि महाधूर्त इंसान है वो, महाधूर्त इंसान है वो, बेईमान, चालाक, धूर्त आदमी, यकीन मानिए। लेकिन उसने धूर्तता में भी एक काम अच्छा किया, उसने एजुकेशन के अंदर बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर यानी कम से कम स्कूल की बिल्डिंगें बना दी। टीचर भर्ती नहीं किए वो दूसरी बात है, लेकिन बिल्डिंगें बना दी। हेल्थ सेक्टर में भी उसने कुछ हद तक, 100% नहीं, कुछ हद तक अच्छा काम किया। कम से कम एक बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप कर दिया जिसको हम मोहल्ला क्लिनिक कहते हैं। हालांकि ना तो किसी नए डॉक्टर की भर्ती हुई, ना ही किसी नर्स की, ना ही किसी कंपाउंडर की, ना ही किसी हेल्थ सेक्टर के चौकीदार की, कोई भर्ती जहां तक मेरी इंफॉर्मेशन है नहीं हुई। लेकिन उसने बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर लोगों को दिखाने के लिए सही डेवलप कर दिया। और कम से कम इस चीज को दुनिया के, हिंदुस्तान के दूसरी पार्टीज को बता दिया कि एजुकेशन और हेल्थ के नाम पर वोट मांगे जा सकते हैं, सरकार बनाई जा सकती है, जीता जा सकता है। तो यहां प्रॉब्लम क्या आ रही है? प्रॉब्लम ये आ रही है कि असलियत में जैसे राइट टू हेल्थ, आज के दिन राइट टू हेल्थ स्कीम आई है, राइट टू हेल्थ जो स्कीम आई है, असलियत में बहुत पहले ये राइट टू एजुकेशन जो है वो बिल सेंट्रल गवर्नमेंट जो है वो पास कर चुकी है और 21A में इसे डाला जा चुका है। तो राइट टू एजुकेशन के अंदर सभी प्राइवेट, अब देखो कैसे किसी गवर्नमेंट पॉलिसी की धज्जियां उड़ती हैं, वो भी अभी समझ लेते हैं ताकि हम राइट टू हेल्थ वाली जो पॉलिसी गवर्नमेंट, राजस्थान गवर्नमेंट ने निकाली है, उसकी प्रॉस एंड कॉन्स के ऊपर थोड़ा थोड़ा डिस्कशन कर लें। देखो कोई मैं बहुत ज़्यादा यहाँ पर स्पेशलिस्ट या जैसे कहते हैं एक्सपर्ट तो हूँ नहीं, लेकिन हाँ जो बेसिक ग्राउंड लेवल पर चीज़ें मैंने नोटिस की हैं मैं उन चीज़ों के ऊपर ज़रूर डिस्कस कर सकता हूँ। और यहाँ पर
जो हमारे डॉक्टर महोदय क्रिटिसिज्म कर रहे हैं या हड़ताल पे बैठे हुए हैं कि ये नहीं, वो नहीं, ऐसे नहीं, वैसे नहीं, उनकी धूर्तता भी दिखाऊंगा। धूर्त वो भी है, चोर उनके मन में भी है, उनको भी हम स्पेयर आउट नहीं कर रहे। उनके अंदर भी जो गलती है वो दिखाऊंगा, बताऊंगा, ताकि उनमें से भी अगर कोई भाई सुन रहा है तो इंट्रोस्पेक्शन करे। क्योंकि इस स्कीम के अंदर इतनी कमी नहीं है कि आप जाके हड़ताल पे बैठ जाओ और लोगों का हेल्थ के ऊपर आप क्राइसिस क्रिएट करना शुरू कर दो। अगर आपके राइट्स, अगर आपके पास अथॉरिटीज हैं तो आपके पास रिस्पॉन्सिबिलिटीज भी हैं। आप उन अथॉरिटीज के लिए लड़ने के चक्कर के अंदर रिस्पॉन्सिबिलिटी से आप पीछे मुंह नहीं मोड़ सकते। ये डॉक्टर्स के ऊपर भी जिम्मेदारी होनी चाहिए, क्योंकि ऐसा बिहेवियर, इसके ऊपर भी अभी डिस्कस करूंगा कि बहुत सारे मामले। अब राइट टू एजुकेशन में गवर्नमेंट ने बहुत अच्छा एक काम ये किया कि EWS कोटा, कोटा की स्पेलिंग मैं भूल चुका हूं, KOTA होता है, पता नहीं क्यों OTA कोटा होता है, आई थिंक। कोटा जो है, इसको अगर हम देखें तो इकोनॉमिक वीकर सेक्शन का कोटा यहां राइट टू एजुकेशन के बाद लगाया, और प्राइवेट स्कूल्स के ऊपर कंपल्शन लगा दी कि आपकी जो 25% सीट्स हैं उनके अंदर गरीब बच्चा पढ़ेगा, क्योंकि जो स्कूल आप जिस जमीन पर बना रहे हैं उसे मार्केट रेट से बहुत ज्यादा लो प्राइस पर आपको मिला है। जैसे एक प्राइवेट स्कूल है जिसकी मैनेजमेंट को मैं जानता हूं, लगभग उसके पास 2 एकड़ या 3 एकड़ जमीन दिल्ली के प्राइम लोकेशन पर उसको मिली। अब 2 या 3 एकड़ 3 एकड़ के करीब उसके पास जमीन है। 3 एकड़ जमीन में स्कूल फैला हुआ है, और आप मानिए उसे 50 पैसे गज के हिसाब से जमीन मिली थी, जबकि उस टाइम पर मार्केट रेट जो था वो 10,000 रुपीज पर यार्ड था। यानी सरकार के स्कूल बनने के अंदर भी सरकार का एक कंट्रीब्यूशन है। कम से कम उस स्कूल को बनाने में सरकार ने बहुत कम रेट में जमीन दे दी। मुश्किल से 1 या 1.5 लाख रुपए में पूरी जमीन आ गई थी, जबकि जो बाकी अमाउंट था उस जमीन की मार्केट वैल्यू लगभग उस टाइम पर 4.5-5 करोड़ रुपए की होनी चाहिए थी। मैं बहुत पुराने समय वाली बात बता रहा हूं। लेकिन प्राइवेट स्कूल्स के अंदर जब यह हुआ तो उस EWS कोटा का यूज क्या हुआ वो देखिएगा। EWS कोटा का यूज ये हुआ कि आज आप दिल्ली के अंदर किसी एक छोटे मोटे गुर्गे को जानते हैं तो वो आपको दावा ठोक देगा कि साहब मेरा काम है, आप मुझे X अमाउंट दे दीजिए, उस X अमाउंट के बदले में मैं आपको इस पर्टिकुलर स्कूल के अंदर आपके बच्चे का एडमिशन EWS कोटा में करवा दूंगा। अब इसकी वजह से इसका आउटकम क्या है कि पूरा का पूरा EWS कोटा में आपको ऐसे बहुत सारे धनाढ्य लोगों के बच्चे पढ़ते हुए मिलेंगे। मेरी बेटी जब दिल्ली वाले स्कूल में थी तो उसकी क्लास में ऐसे ऐसे बच्चे जिनके पास अपने घर में BMW मर्सिडीज घूम रही है, और पता लगा वो EWS कोटा के स्टूडेंट्स हैं। लिटरली होंडा सिटी 3 गाड़ियां खड़ी हुई हैं और वो EWS कोटा के अंदर है, EWS कोटा से एडमिशन ले रखा है। आई गॉट शॉक्ड। मैंने जब सर्च करना शुरू किया तो मेरे पास भी 2 बंदे ऐसे मिलने शुरू हुए जो ये दावा ठोक रहे थे। हालांकि मैं उनका नाम नहीं बता सकता क्योंकि वो अब कहीं ना कहीं एक जानकारी और जिसे कहते हैं पूरे सर्कल के अंदर, अगर सरकार इस चीज़ को नोटिस करे कि कुछ ना करे, इस EWS कोटा से एडमिशन करवाने वाले जितने भी स्टूडेंट्स हैं, पढ़ने वाले जितने भी स्टूडेंट्स हैं, एक बार उनके घर का बैकग्राउंड चेक कर ले कि जिस कोटा के अंदर वो पढ़ रही हैं तो क्या वो सच में पढ़ रही हैं। तो दोस्तों, हमारी गवर्नमेंट के द्वारा चलाई गई जो स्कीम है, जो जेन्युइनली गरीब लोगों के लिए, गरीब बच्चों के लिए है, जिनको अच्छी फैसिलिटीज़ मिले, क्योंकि इसमें कोई दो राय नहीं कि जितना हमारे जिस ग्राउंड लेवल से जो बहुत बुरे हालात से हमारा जो सिस्टम है, कंट्री है, वो निकल के आया है, उसमें गवर्नमेंट के पास रिसोर्सेज की शॉर्टेज रही है, भ्रष्टाचार हद से ज़्यादा रहा है, एडमिनिस्ट्रेटिव कॉस्ट सबसे ज़्यादा रही है। और हमारे एक प्रधानमंत्री ने इसी भ्रष्टाचार से परेशान होकर ये कहा कि 1 रुपया भेजते हैं 15 पैसे पहुंचते हैं। तो इसे समझने की ज़रूरत है कि हमारी जो भी स्कीम्स चलती हैं उसमें ऐसे फ्रॉड बहुत सारे हैं। मैं तो अभी आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि जितने प्राइवेट स्कूल्स के अंदर इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन के नाम पर स्टूडेंट्स पढ़ रहे हैं, एक बार जरा
सर्वे करके लिस्ट बना के उनके घरों में विजिट करवाया जाए कि क्या वो जेन्युइनली वो बच्चे जो प्राइवेट स्कूलों में एंजॉय कर रहे हैं फ्री सीट में, क्या वो गरीब बच्चों का हक मार रहे हैं या सच में वो उस बेनिफिट के लायक है। कम से कम मैं तो ऐसे कईयों को जानता हूं जिन्होंने अपने बच्चों का, बाद में पता लगता है कि उन्होंने अपने बच्चों का एडमिशन, खाते पीते हैं, बढ़िया दुकानें चल रही हैं, बढ़िया बिजनेस चल रहा है, हर साल हो सकता है 2-4 करोड़ की प्रॉपर्टी खरीद रहे हो, लेकिन बच्चों के स्कूल के अंदर तो फ्री में हो रहा है, तो क्या जरूरत है। ऐसे कनिंग लोग गरीब लोगों का हक मार जाते हैं, स्टेट के ऊपर एक प्रेशर क्रिएट करते हैं, और उसके बारे में अब क्या बताऊं। खैर, ईडब्ल्यूएस कोटा का जो हश्र हुआ, सरकार की इंटेंशन अच्छी थी, लेकिन सरकार ने एक पॉलिसी बना के उसको इंप्लीमेंट कर दिया, और उसका फायदा सिर्फ और सिर्फ उन लोगों ने, ज्यादातर, मेरे पास कोई डाटा नहीं है क्योंकि इसका कभी कोई सर्वे हुआ ही नहीं है, तो सरकार ने इसका जो ऑफिशियल डाटा बनाया वो पता नहीं क्या कहां पर है, लेकिन इसका बेनिफिट उस गरीब आदमी को नहीं मिला जो कि, एक मूवी है इंग्लिश मीडियम, वो इसी ईडब्ल्यूएस कोटा के ऊपर बहुत तगड़ा थप्पड़ है उन जलील लोगों के ऊपर जो कि अपने कनिंगनेस के चक्कर में गरीब लोगों का हक मार के खा जाते हैं। ऐसे जलील लोगों को खुद भी शर्म आनी चाहिए यार, कि आप कैपेबल हैं अपने बच्चों की फीस भरने के लिए, फिर भी आप किसी गरीब बच्चे का हक मार रहे हैं। उस इंग्लिश मीडियम मूवी को, शायद इंग्लिश मीडियम ही है, उसे देखिएगा, इरफान खान की मूवी, ये रियलिटी है। अब इसी चीज को इस सेक्शन पे आ जाते हैं, क्योंकि ऐसी ही एक राइट टू एजुकेशन की तरह राइट टू हेल्थ एक स्कीम आई है। इसमें कोई दो राय नहीं है, कोई दो राय नहीं। यहां डॉक्टरों की हड़ताल का एक रीजन तो समझ में आएगा, लेकिन दूसरा रीजन जो है वो अभी समझाना थोड़ा सा मुश्किल है, क्योंकि वो उसमें थोड़ी सी दूरता है। अब यहां मामला क्या है इसे समझेंगे। मामला यह है कि राजस्थान की विधानसभा ने बिल पास कर दिया, और बिल में यह कहा गया है कि भैया सीधी सी बात यह है, अगर कोई इमरजेंसी सिचुएशन में आ गया है, आपके हॉस्पिटल में आ गया है, तो सबसे पहले तो आप इलाज करेंगे, और अगर उस गरीब आदमी के पास पैसा नहीं है तो भी आप उससे पैसा नहीं मांगेंगे, और वो पैसा जो है वो स्टेट गवर्नमेंट देगी। एक बेसिक। हालांकि आरोप यह है कि इमरजेंसी सर्विसेज को डिफाइन नहीं किया गया है। अब इसके ऊपर डिस्कशन किया जा सकता है कि सरकार कौन सी सर्विसेज को इमरजेंसी लगाएगी और कौन सी सर्विसेज को इमरजेंसी कैटेगरी में नहीं रखेगी। अब दूसरा पार्ट क्या नाम है इसमें, कि फीस जो है वो स्टेट गवर्नमेंट देगी। हालांकि प्राइवेट हॉस्पिटल्स का ये कहना, यहां स्टेट गवर्नमेंट की भी थोड़ी सी प्रिपरेशन कम लगती है, जैसे स्टेट गवर्नमेंट ने होमवर्क कम किया हो कि भाई पैसे सरकार देगी, तो सरकार कितने पैसे देगी, किस हिसाब से देगी। हालांकि मेरा ऐसा मानना यह है कि प्राइवेट हॉस्पिटल्स जो बात करते हैं वो हेल्थ केयर की कम और हेल्थ सर्विसेज की ज़्यादा करते हैं। फॉर एग्जांपल, मेरे एक दोस्त का पैर टूटा, मैं दिल्ली के किस उस हॉस्पिटल का नाम नहीं लूँगा, क्योंकि हो सकता है आजकल बड़ा एक तगड़ा तरीका है कि लीगल हैरेसमेंट का जो मामला है वो पड़ सकता है। दिल्ली का यमुना पार का जाना माना हॉस्पिटल, बहुत बढ़िया। अब यहां मामला क्या कि मेरे दोस्त का पैर टूट गया, पैर टूटने का खर्चा लगभग 2.5 लाख रुपए, कुछ नहीं, नॉर्मल पैर टूटा है, जो अगर नॉर्मली भी जाता तो 20-30-40 मैक्सिमम 30-35 हज़ार में खर्चा काम हो जाता, उसका खर्चा 2.5 लाख रुपए। अब 2.5 लाख रुपए खर्चा तो ऑब्वियस सी बात है, हम मिलने गए, बातचीत हुई, हॉस्पिटल के तामझाम देखकर कुछ नहीं, एक रूम दे रखा है, एसी दे रखा है, फर्स्ट क्लास लेवल पर लेटा हुआ है, और एक नर्स जो नर्स कम और मॉडल ज़्यादा लग रही थी, फर्स्ट क्लास लेवल पर आती है, सर आपने खाना खाया, सर आपने पानी पिया, सर ये किया, एक लिस्ट दे रखी है, वो बड़ी अच्छी स्माइल के साथ नोटिस किया, ओके सर। ऐसा नहीं है सर्विसेज में डॉक्टर्स कमज़ोर हैं किसी भी तरीके का, डॉक्टर्स की एक मामला अलग है,
उसका भी एग्जांपल देता हूं इस हेल्थ सर्विसेज के ऊपर। और मुझे लगता है कि ये लोग, हो सकता है अभी भी मुझे ऐसा लग रहा है कि ये लोग दावा ठोक सकते हैं और कोई एमसीआई वगैरह जो इनकी ऑर्गेनाइजेशन है, लेकिन चलो उसको भी भुगतेंगे भाई। मैंने अपने दोस्तों को अपने दोस्त को कहा, मैंने कहा भाई जग्गी, तेरा 2.5 लाख रुपया हालांकि कंपनी देगी, लेकिन ये जो 2.5 लाख रुपए का बिल है ना, ये इस चीज़ का नहीं है कि तेरे को 2.5 लाख रुपए की दवाई दी है। बिल इस चीज़ का है कि जो मैडम आई है ना, ये प्यार से तेरे से ऐसे बात करे कि मतलब तुम्हें फील हो जाए कि वो 2.5 लाख रुपए वसूल हो गए, वरना इलाज एग्जैक्टली वही और पॉसिबली उस सरकारी हॉस्पिटल से घटिया, या चलो सरकारी छोड़ो, सेंट स्टीफन जो एक मेरे हिसाब से बहुत अच्छा और एक नॉमिनल अच्छे लेवल का हॉस्पिटल जो मेरे को ज़्यादा पसंद है, उसकी नर्स और इनकी नर्स में सिर्फ ये फ़र्क था, वो स्ट्रेट फॉरवर्ड पूछेगी थोड़े से गुस्से में, और ये पूछेगी थोड़े से उस बिहेवियर में जो कि साइकोलॉजी आपकी क्रिएट कर रहा है। इसका दूसरा एग्जाम्पल, अब ऐसे ही डिलीवरी का एक केस था, मेरे दोस्त का बालक होने वाला था, तो पता लगा उसी दौरान मेरी बेटी सेंट स्टीफेंस हॉस्पिटल में। अब भाई मुझे वही पसंद है, क्यों? क्योंकि सर्विसेज ठीक हैं बहुत कम अमाउंट में और बहुत बढ़िया तरीके से। और यही चीज़ गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स का भी एग्जांपल दूंगा। अब जी गवर्नमेंट में जो मेरी बेटी हुई सेंट स्टीफेंस में लगभग 12 या 13 हज़ार रुपये के अंदर 15 हज़ार रुपये मैक्सिमम फर्स्ट क्लास लेवल पर पूरा मामला निपट गया 20 हज़ार रुपये के अंदर। नॉर्मल डिलीवरी, बिल्कुल नॉर्मल डिलीवरी, नो डाउट परेशानी हुई, लेकिन परेशानी इन द सेंस जो लेबर पेन नॉर्मल होता है वो हुआ, लेकिन नॉर्मल डिलीवरी। उसी XYZ नामी गिरामी प्राइवेट हॉस्पिटल के अंदर मेरे दूसरा दोस्त वो पहुंचा हुआ है। पता लगा, कहता मैंने अब 2 दिन का फर्क है उसकी बेटी और मेरी बेटी के बीच में। तो मेरे घर में मतलब मेरी बेटी जब हुई तो उस ऑब्वियस सी बात है उस टाइम पर बातचीत हो रही थी, तो पता लगा उसकी वाइफ भी हॉस्पिटल में। अगले दिन पता लगा उसकी डिलीवरी बेटी हो गई है। मैंने पूछा यार इतनी जल्दी? कहता भाई पेन था, अंदर गए, कॉम्प्लिकेशन हुआ, ऑपरेशन से बेटी हो गई, काम खत्म, ऑपरेशन करना पड़ा। मैंने कहा एक चीज पूछी हो डाटा से, या कुछ रफ डाटा निकाली हो कि वहां दिमाग फिर खनका। मैंने कहा वहां डाटा निकालना और पूछना कि उस प्राइवेट हॉस्पिटल में कितने डिलीवरीज नॉर्मल होती है। अब वो शॉक्ड, उसने पूछा होगा किसी नर्स वगैरह से जो अटेंडेंट आई हुई थी, तो अटेंडेंट ने बड़े उससे एक एटीट्यूड से कहो या एक बड़े इग्नोरेंट फॉर्म में जवाब दिया उसको कि सर आजकल तो बच्चे ऑपरेशन से ही होते हैं, नॉर्मल कहाँ होते हैं। दिस वॉज द प्राइवेट हॉस्पिटल, नामी गिरामी मल्टी स्टोरी ट्रांस यमुना का नामी गिरामी हॉस्पिटल, कि सर आजकल तो बच्चे ऑपरेशन से ही होते हैं, नॉर्मल तो होते ही नहीं है। अब वही क्वेश्चन मैंने सेंट स्टीफेंस वालों से पूछा, तो सेंट स्टीफेंस में जो डॉक्टर थी उनका जवाब था, सर देखिए हमारा लास्ट एफर्ट है, जब तक कॉम्प्लिकेशन नहीं होगा तब तक नॉर्मल डिलीवरी होनी चाहिए, और हमारे आप रिकॉर्ड उठाकर देख सकते हैं 95% डिलीवरीज जो है वो नॉर्मल है। मैंने कहा मैडम ऑपरेशन? कहती है पूरा, और डॉक्टर मैं सच में वेरी इम्प्रेस्ड कि डॉक्टर कहती है सर हॉस्पिटल तो आज बने हैं ना, पहले तो गांव की दाइयां ही अपना इलाज करवा दे मतलब अपना डिलीवरी करवा देती थी, तो वहां भी तो नॉर्मल ही होते थे, वहां कौन सा ऑपरेशन होता था? मैंने जान के पूछा, मैंने मैडम ऑपरेशन वगैरह, कहती वहां कौन सा, नॉर्मल होना चाहिए। अब फिर मैं गवर्नमेंट हॉस्पिटल में पता लगा कि मेरे एक दोस्त की मदर जो थी वो गवर्नमेंट हॉस्पिटल में, फिर मैंने उनको फ़ोन मिलाया कि कहीं ऐसे ना हो कि कोई कॉम्प्लिकेशन हो जाए, घबरा तो मैं भी गया था। उन्होंने भी कहा बेटा कुछ नहीं है, सब नॉर्मल है। अगर कोई प्राइवेट हॉस्पिटल है जिसके अंदर तेरा कोई दोस्त गया है, वो कॉमन दोस्त है कि मैं जानती हूँ किसकी बात कर रहा है, वो डपोसला कर रही है, उनको पैसा बनाना है, और पॉसिबली उन डॉक्टरों को जवाब मतलब अपने जो तनख्वाह मिल रही है उसका खर्चा भी तो निकालना है, तो वो हर केस को कॉम्प्लिकेटेड बना के पेश करते हैं। ये उनका जवाब।
हालांकि वो अभी इस दुनिया में नहीं है, लेकिन उनका जवाब ये था। मेरे को थोड़ा कॉन्फिडेंस आया, बेटी नॉर्मल हुई। अब इसका एक तीसरा एग्जाम्पल, मेरा एक मतलब भाई के पास काम करने वाला लड़का, उसका बातचीत, ये हॉस्पिटल्स की बता रहा हूं, फिर ये क्यों राइट टू हेल्थ जरूरी है उसके बारे में आऊंगा। तो ये धूर्तता बता रहा हूं जो हमारे इस प्राइवेट हॉस्पिटल्स के अंदर नॉर्मली देखी जाती है। बाय चांस की बात कि भैया गाड़ी ले चलो, मैं ले चला। उसको, उसकी वाइफ को पेन हो रहा था, तो पास के, ज़्यादा तेज चिल्ला रही थी, तो मैं पास वाले हॉस्पिटल में ले गए। तो वो बेचारा इतना ज़्यादा कॉन्फिडेंट नहीं। मैंने कहा मैडम प्लीज़, वो 2 बजे के करीब का टाइम है, कि मैडम प्लीज़ अगर हो सके तो कोशिश कीजिएगा कि नॉर्मल हो जाए। यू नो व्हाट वाज द आंसर ऑफ दैट डॉक्टर? उस डॉक्टर का आंसर क्या? कहती है 2 बजे मैं अपनी ऐसी तैसी कराने आई हूं, ऑपरेशन से होगा, करवाना है तो बताओ वरना मैं चली कहीं और ले जाओ। वो शॉक्ड, मेरे पास कोई ऑप्शन ही नहीं बचा था यार, और मेरे पास कोई ग्रीवेंस रिड्रेसल के लिए कोई सिस्टम ही नहीं है। मैंने अपने दोस्तों से पूछा, वकीलों से, कि मैंने कहा यार ये लूट जो हो रही है इसका कोई तरीका। वकील का भी कहना है कि डॉक्टर एक ऐसी क्लास है जो उसको जज करने वाला भी एक डॉक्टर ही है, उसको जज करने वाला भी एक डॉक्टर ही है, और तुम्हारी जान और तुम्हारा पैसा सब चीजें सिर्फ और सिर्फ उस डॉक्टर की अपनी इच्छा पर डिपेंड करता है कि उसमें एथिक्स है या नहीं है, मोरालिटी है या नहीं है, वरना वो तुम्हारा घर खाली कर जाएगा और तुम कहीं पर भी शिकायत करने लायक नहीं हो। अगर करोगे भी ना तो सामने भी डॉक्टर ही होगा जो कहेगा ये बिल्कुल ठीक था, और पेशेंट अगर मरा भी हुआ है तो भी तुम्हारे पास कोई तरीका नहीं है डॉक्टर के खिलाफ कुछ प्रूव करने का, जब तक कि कुछ ज्यादा ही एक्सट्रीम केस ना हो जाए। जैसे एक मूवी नहीं है वो गब्बर, अक्षय कुमार की, और एक मूवी मैंने किसी बच्चे के बारे में देखी थी, कोई बच्चा एक्सपायर हो गया था और डॉक्टर, ओवर कॉन्फिडेंट डॉक्टर, और लास्ट तक कह रहा है कि मेरी कोई गलती नहीं है। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि इनके ऊपर रिस्ट्रिक्शन कैसे, ये जो तिलमिला रहा है ना डॉक्टर आज के दिन, कि मेरे पैसे का क्या, मैं जो सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा हूं उसका क्या। अरे भाई, आप सर्विसेज प्रोवाइड नहीं कर रहे, आपको अपने प्रीशियस हजारों लाखों रुपए के मिनटों के हिसाब से जो टाइम बचता है, उसमें से आपको एक इंपॉर्टेंट टाइम निकालकर उस गरीब आदमी को भी देना पड़ सकता है, जिसमें सरकार आपके किए गए इलाज का पैसा अपने रेट्स के अनुसार देगी, और आप पर बेड का जो चार्ज करने जा रही हैं वो चार्ज बहुत ज्यादा बुरा होगा, मतलब बहुत कम होगा आपके हिसाब से। गवर्नमेंट तो कहेगी आपके एसी बेड का 1000 रुपये दिन का ले ले, चल 2000 रुपये दिन का ले ले, और आपके हिसाब, भाई साहब कोरोना पीरियड में एक हॉस्पिटल ने अपनी लिस्ट निकाली, अगर नहीं तो नेट पे सर्च कीजिएगा, कोरोना हॉस्पिटल, कोरोना ट्रीटमेंट रेट चार्ज। बेशरम हॉस्पिटल ने अपने हॉस्पिटल के बाहर रेट चार्ज लगा दिए कि 15 लाख रुपए आपको वीआईपी ट्रीटमेंट मिलेगी, और 5 लाख रुपए से शुरू है, एक्स्ट्रा चार्जेस अलग है। 15 लाख रुपए मैं मानता हूं कि बहुत से लोग दे सकते हैं, वो दे देंगे, मैं जानता हूं बहुत सौ को, उनके लिए 15 लाख रुपए 15 रुपए के बराबर है, चलो 1500 रुपए के बराबर है, उन्हें खर्च करते हुए देर नहीं लगेगी, क्योंकि उनकी आमदनी इतनी है। भाई साल का करोड़ों रुपए का टर्नओवर है, अब करोड़ों रुपए का टर्नओवर है, उनके लिए 15-20 लाख रुपए कोई मायने नहीं रखता। लेकिन असली समस्या तो उस गरीब आदमी के साथ है जिसके लिए 15 लाख रुपए पूरी जिंदगी की जमा पूंजी है। जिस इंसान के लिए पूरी जिंदगी की जमा पूंजी है, वो सिर्फ इसलिए, मैंने एक, हाँ मेरी गली में था, जिस गली में मैं बचपन मेरा बीता, मेरी मम्मी की बहुत अच्छी सहेली हैं वो आंटी, रामदेव अंकल थे, उनकी किडनी खराब हो गई। यकीन मानो दोस्तों,
सरकारी हॉस्पिटल में जगह नहीं, प्राइवेट में इलाज करवाने के पैसे नहीं, जो पैसे हैं वो अपनी बेटी की शादी के लिए। एक दो बार हमने भी कोशिश करी, लेकिन उस टाइम पर भी 3-4 हज़ार रुपये पर डे का डायलिसिस का चार्जेस और सब चीज़ें, और जहां फ्री हो रहा था या कम पैसे में हो रहा था वहां पर भीड़ इतनी कि एक बार डायलिसिस होने के बाद 3 महीने बाद का अगला नंबर मिल रहा है। और उसमें भी पॉसिबिलिटी ये है कि आज मशीन खराब है, आज वो लड़का आया नहीं है, आज नहीं आएगा, अगला नंबर ले जाओ, यानी अगले 3 महीने बाद। ये गवर्नमेंट हेल्थ सर्विसेज की बात बता रहा हूं, हालांकि हो चुका है इस मामले को लगभग 10-12 साल। आप सोच कर देखो यार, वो बंदा, वो जिनके डायलिसिस के लिए पैसे की जरूरत पड़ रही थी या जो भी, उन्होंने पता है क्या कहा यार? उन्होंने कहा कि भाई ये पैसे जो हैं ये मेरी बेटी की शादी में काम आ जाएंगे, और ये जो घर है ये मेरे बेटे के लिए काम आ जाएगा। बचना मैं वैसे भी नहीं हूं, पैसे मेरे पास हैं नहीं, अगर मैं अपने आप को बचाने की कोशिश करूंगा तो ये घर और बिक जाएगा, मैं डायलिसिस नहीं कराऊंगा। चंद्र से अब मुझे एक बात बताइए, यहां पर जो अपनी गरीबी के चक्कर में अपनी सांस तोड़ देता है, क्या उसकी जिम्मेदारी इस स्टेट की नहीं है? यह है राइट टू हेल्थ, विद एग्जांपल बता रहा हूं मैं। इसलिए गरीब, क्योंकि गरीब आदमी को भी तो जरूरी है कि वो भी जिंदगी जिए। क्या प्राइवेटाइजेशन के चक्कर में इन डॉक्टर्स के हाथों क्या हम हॉस्पिटल्स को या हेल्थ को इतना छोड़ दें कि ये डॉक्टर्स उसकी चमड़ी तक उधेड़ लें? सरकारी हॉस्पिटल में भीड़ इतनी, और मेरे को पूरा शक है कि कोई बड़ी बात नहीं है इन प्राइवेट हॉस्पिटल वालों का, इन सरकारी ये जो मिनिस्टर्स हैं इनके साथ भी किसी तरीके की कोई साठगांठ होती हो, और ये पॉसिबली गवर्नमेंट हॉस्पिटल के प्रोजेक्ट्स को कम से कम कई साल तक इसलिए डिले करवा देते हो ताकि इनका धंधा चलता रहे। ये मेरा अपना मानना है, हालांकि इन चीजों का कभी कोई प्रूफ नहीं होता और हो भी नहीं सकता। तो सरकार और प्राइवेट कंपनी की साठगांठ है, तुम निकालते रहो, कहां तक निकालोगे? और मेरे और आपके जैसे आदमी की क्या औकात? ऐसे में अगर कोई सरकार ऐसा कोई बिल लाए तो उसके सपोर्ट में खड़ा होना चाहिए, मेरा ऐसा मानना है। और ये जो तिलमिला रहे हैं डॉक्टर्स, इसके पीछे का सबसे बड़ा रीजन यही है, सबसे बड़ा रीजन यही है कि असलियत में जी हमारी वो जो फैसिलिटी है उसका पैसा कौन देगा? एक बात। दूसरी बात, यहां पर हमारा जो बहुत महंगा डॉक्टर है उसकी फीस जो हम लाखों करोड़ों में दे रहे हैं, उसका खर्चा वो एक गरीब रिक्शे वाले को, सब्जी वाले को, रेहड़ी वाले को या छोटे मोटे किसी दुकानदार का इलाज करेगा, तो हमारे बड़े अमीर कस्टमर का इलाज कौन करेगा? ये डॉक्टर्स इसलिए हड़ताल पे बैठे हुए कि हमारे अमीर कस्टमर का इलाज कौन करेगा, और अगर अमीर कस्टमर उस टाइम पर नहीं है तो आराम करेंगे। हम इलाज क्यों करें इस गरीब का? ये माइंडसेट है। अब उसमें जो कलेश है वो पैसे का कम है, गवर्नमेंट जो उस इलाज का खर्चा बांधेगी उसका ज्यादा है। उस मामले का कम है जिसके अंदर हमें लग रहा है कि सिंगल विंडो होनी चाहिए, रिड्रेसल होना चाहिए, पेशेंट की प्राइवेसी होनी चाहिए। अरे भैया, एक गरीब आदमी जिसको जीवन में बहुत सारी समस्याएं हैं, हो सकता है एक रिक्शे वाला, एक रेहड़ी वाला ऐसी जगह रह रहा हो जहां पे उसको कॉमन टॉयलेट और कॉमन बाथरूम इस्तेमाल करने पड़ रहे हो, जहां पर पैसे के लिए मतलब हो सकता है उनके घर की लेडीज को बिना छत के किसी बाथरूम के अंदर नहाना पड़ रहा हो और कहीं कोई झांक रहा हो और उसे पता भी ना लग रहा हो। अब ऐसे आदमी के प्राइवेसी के इशू को उठाकर उसकी जान से तुम हाथ धोने का जो ड्रामा कर रहे हो, भाई साहब आपको शत शत नमन है। मैं इस चीज से एग्री नहीं कर पा रहा कि आप ये कह रहे हैं जो अब मैंने पढ़ा है, जो ग्रीवेंसेस है, और कोई बहुत बड़ी ग्रीवेंसेस नहीं है,
बहुत बड़ी ग्रीवेंसेस नहीं है कि इतनी बड़ी ग्रीवेंसेस हो या इतनी बड़ी शिकायतें हो कि जिनको हल नहीं किया जा सकता। अरे उस पर हल किया जा सकता है भाई। असलियत में दर्द जो है वो उस जगह पर हो रहा है डॉक्टर्स को जहां उनको ऐसा लग रहा है कि उनकी एक और मोनोपोली छिन गई। क्योंकि पहले तो प्राइवेट जो मैन्युफैक्चरर्स होते थे या दवाइयाँ फार्मास्यूटिकल कंपनीज होती थी, उनकी दवाइयाँ लिख लिख के 2 रुपए की या 50 पैसे की गोली 500 रुपए वाली गोली में कन्वर्ट करके बिकवा रहे होते थे। आज भी ऐसा ही धंधा है, टाइम चल रहा होता है। नहीं तो जितने अगर इन फार्मास्यूटिकल कंपनीज ने गिफ्ट बांट रखे होते हैं डॉक्टरों को, उनकी लिस्ट ही उठाकर देख लोगे तो सारा घपला तो वहीं नजर आ जाएगा। यार कैपिटलाइजेशन के अंदर हम मानते हैं हर किसी को पैसा कमाना जरूरी है, लेकिन ऐसे भी पैसे का क्या मतलब जिसकी कीमत इंसान की जान से ज्यादा हो। या आप अपने उस हिपो जो एक हाइपोथेटिकल ओथ होती है, उस ओथ को भी तो कुछ मानो यार। क्योंकि कल को अगर आप भी सड़क के ऊपर, ये डॉक्टर्स या डॉक्टर का ही कोई रिश्तेदार सड़क के ऊपर लावारिस की तरह किसी वजह से एक्सीडेंट में हो जाता है, तो आपके भी तो पेरेंट्स वहीं पर नजर आ रहे होंगे, आपका रिश्तेदार भी तो होगा, और वहां भी तो कोई XYZ तुम्हारे ही जैसा डॉक्टर बैठा हुआ होगा जो कैलकुलेट कर रहा होगा कि व्हाई शुड आई इन्वेस्ट माय प्रीशियस टाइम ऑन द पेशेंट हु आई डोंट नो इज एबल टू पे मी और नॉट। ऐसी अंग्रेजी में कुछ सोच रहा होगा यार, कम से कम उसके बारे में तो सोचो। इसलिए मैं तो डॉक्टर्स की इस हड़ताल के खिलाफ, इसमें मुझे डॉक्टर्स की थोड़ा सा अपने कैलकुलेटिव माइंड ज़्यादा नज़र आ रहा है। और दूसरी तरफ मैं ये भी रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि जो जो लोग इस वीडियो को देख रहे हैं, एक कैंपेन टाइप में चलाएं कि ये जो स्कीम है राइट टू हेल्थ, ये सेंट्रल गवर्नमेंट भी लागू करे, और हो सके तो इससे बेटर वे में लागू करे, ताकि गरीब आदमी को कुछ इलाज, कुछ इन कई, जो मैं सबका नहीं कह रहा, कई गिद्ध जिनका काम ही लूटना है, नोचना है, और कैपिटल एक बनिए की तरह धंधे आके, बनिया तो नहीं कहेंगे, बहुत अच्छे इंसान होते हैं ये, एक मतलब जैसे कहते हैं ना कि लालची बिजनेसमैन की तरह आदमी को लूटने और उससे खाल उतारने वाले कुछ हॉस्पिटल्स जो हैं, उनसे मुक्ति मिले, उनसे बचें। तो आगे मेरे हिसाब से तो भाई ये हेल्थ स्कीम बड़ी ज़बरदस्त है। आगे जैसा हो पाएगा वो तो वक्त बताएगा। अभी के लिए इतना ही, धन्यवाद।